चिंटू की कहानियाँ। लालगंज गांव में भीमा अपनी पत्नी नीलम और अपने बेटे के साथ रहा करता था। भीमा जमींदार के खेतों में काम कर अपना घर परिवार चला रहा था। नीलम, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम चिंटू का ध्यान रखना। जी ठीक है, शाम में आते वक्त आटा चावल लेते हैं ना, घर में बस थोड़ा सा ही राशन बचा हुआ है। ठीक है, मैं शाम को घर के लिए राशन लेता आऊंगा। इतना कहकर भीमा काम के लिए निकल जाता है और जमींदार के खेतों में पहुंचकर खेतों में काम करने लगता है। तभी वहां उसका दोस्त चेतन आ जाता है। अरे भीमा भाई, मैं सोच रहा था शहर जाकर कोई अच्छा काम ढूंढ लो, तब तक आखिर गांव में गाय भैंसों को चारा देता रहूंगा। देख चेतन, कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं हुई हमें हमारे गांव में, तो भला गांव के लोग शहर क्यों जाना चाहते हैं, मुझे यही समझ नहीं आता। कुछ समय का जीवन है, अपने परिवार के साथ ना रहे तो कहाँ जाएं? तू तो ऐसा बोलेगा ही, क्योंकि जमींदार का तू चहीता जो ठहरा, और तुझे वो अच्छे पैसे भी तो देता है। जमींदार तो बहुत अच्छे आदमी हैं, वो कभी किसी को कुछ कहते नहीं हैं, बल्कि लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। तू उन्हीं से अपनी नौकरी की बात करके देख, शायद कुछ काम बन जाए। क्या वो मुझे काम पर रख लेंगे? तू शहर में काम ढूंढने ही तो जा रहा है, वहां अपने घर परिवार से दूर रहेगा, खाने पीने की भी दिक्कत होगी, जितना बचाएगा नहीं उतना तो खर्च ही हो जाएगा। वैसे तू बोल तो सही रहा है भीमा, मैं जमींदार से बात करके देखता हूँ। देर शाम भीमा जमींदार के खेतों में काम करके घर जा रहा होता है, लेकिन वह घर के लिए राशन नहीं ले जा पाता। आज जमींदार साहब ने पैसे नहीं दिए, उन्होंने बोला है कि वो कल मेरा पूरा हिसाब कर देंगे। कोई बात नहीं, जमींदार साहब कहाँ भागे जा रहे हैं? उनके जैसा अच्छा और दयालु इंसान तो पूरे गांव में नहीं है। थोड़ा बहुत जो राशन बचा हुआ है, आज उसी से काम चला लेंगे हम। ये तो तुम एकदम सही बात कह रही हो। गांव के लोग जमींदार की बहुत इज्जत किया करते थे और जमींदार भी गांव के लोगों की मदद करते थे। जमींदार अपने खेतों में काम करने के लिए गांव वालों को अनाज या पैसा दे दिया करता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन भीमा का बेटा चंदू जमींदार के आम के बाग में आम तोड़ रहा होता है। तभी वहां जमींदार का साला मदन आ पहुंचता है। ए लड़के, तू तो भीमा का बेटा है ना? जैसा बाप वैसा बेटा, दोनों के दोनों चोर ही हैं। ये बोलकर मदन चंदू के हाथ से डंडा छीन लेता है। ए मदन काका, मुझे जो बोलना है बोल लो, लेकिन मेरे बापू के बारे में अगर कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो ईंट से तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना सुनते ही मदन गुस्से में डंडे से चिंटू को मारने लगता है। वो उसे बहुत बुरी तरह मारता है, जिससे चिंटू के सिर से खून निकलने लगता है और वह जमीन पर गिरकर मर जाता है। अरे कहीं ये मर तो नहीं गया, अब क्या करूं? गुस्से में मैंने ये क्या कर दिया। तभी वहां नीलम आ जाती है। अरे तूने ये क्या कर दिया नास पिटे, करम जले, तूने मेरे बेटे को मार डाला। अब ये कहां से आ गई? इसने तो सब कुछ देख लिया है, मैं जाकर जीजाजी को सब कुछ बता देता हूँ। नीलम वहीं खड़े खड़े अपने बेटे की मौत पर रोने लगती है। इधर मदन जमींदार को सब कुछ बता देता है। अरे मार दिया तो मार दिया, अब क्या? तुझे कुछ नहीं होगा, तेरे जीजाजी यहाँ के जमींदार हैं, वो भीमा और उसकी पत्नी तेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी वहां भीमा अपनी पत्नी के साथ पहुंचता है और जमींदार को आवाज लगाता है। मालिक, मालिक, मदद कीजिए हमारी। हाँ भीमा, अंदर आ जा और अंदर आकर बात कर। अब भीमा जमींदार के कहने पर अपनी पत्नी के साथ अंदर चला जाता है और जमींदार से कहता है, मालिक, इस बदन ने लाठियों से पीटकर हमारे बेटे को मार डाला, अब हम क्या करें मालिक? ए भीमा, किस बात का बदला ले रहा है मेरे भाई से, जो उस पर ये झूठे आरोप लगा रहा है? मालकिन, आपके भाई से मुझे कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं तो बस न्याय मांग रहा हूँ, मदद कीजिए हमारी। तभी जमींदार गुस्से में अपने नौकर बालू से कहता है, बालू, इस भीमा और उसकी पत्नी को मकान के नीचे वाले तहखाने में बंद कर दो।
और हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि यह बात इसी चार दीवारी के अंदर दफन हो जाए। अब जमींदार के आदमी भीमा और उसकी पत्नी को एक तहखाने वाले कमरे में बंद कर देते हैं, जहां खिड़की भी नहीं होती। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा होता है और उस कमरे में भीमा और उसकी पत्नी को छोड़ दिया जाता है। इधर पूरे गांव में भीमा के परिवार के गुम हो जाने से गांव वाले हैरान थे। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे इस बात को 1 साल बीत जाते हैं। आज हमारा बेटा शहर से आने वाला है। कितने सालों बाद आज वो पढ़ लिख कर गाँव वापस आ रहा है। जमींदार का इकलौता बेटा जो कई सालों से शहर में रह रहा था, वो कई सालों बाद अपने गांव लौट कर आता है। जमींदार और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। भले ही तुझे हमने शहर में पढ़ाया लिखाया हो, लेकिन तुझे ये मेरा पूरा काम संभालना है। गांव के लोगों के सुख दुख में उनके साथ रहना है, बिल्कुल मेरी तरह। भांजे, बिल्कुल जीजा जी की तरह तुझे पूरा गांव संभालना है। जमींदार के बेटे राकेश को आए हुए अभी 2 दिन ही हुए थे। एक दिन जब वह अपने कमरे में सो रहा होता है तो उसे किसी बच्चे के हंसने खेलने की आवाज आती है, जिससे वह जाग जाता है और वह अपने कमरे से बाहर की तरफ एक बच्चे को भागते हुए देखता है। ए लड़की, रुक, क्या हल्ला मचा रखा है, रुक। तभी वह बच्चा तहखाने की तरफ भागने लगता है। राकेश भी उसे रोकते हुए उसके पीछे जाने लगता है और वह बच्चा तहखाने वाले बंद कमरे में समा जाता है। ये देखकर राकेश हैरान था। ये बच्चा बंद कमरे में कैसे अंदर जा सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। तभी जमींदार अपने बेटे को गांव घुमाने के लिए आवाज लगाने लगता है। राकेश अपने पिता के पास पहुंचता है। पिताजी, ये छोटा बच्चा कौन है जो इधर उधर भागता फिर रहा है? पूरी नींद खराब कर दी उसने मेरी। क्या कहा तूने? किसी बच्चे को भागते हुए देखा था? कितना बड़ा बच्चा था वो? वहीं तकरीबन 10-11 साल का बच्चा होगा। मैंने रोकने की कोशिश की तो पता नहीं वह बच्चा कहाँ गायब हो गया। अजी कहीं वो भीमा का। चुप कर पागल औरत, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ क्या बोलना है? तुझे थोड़ी भी अकल नहीं है। क्या हुआ पिताजी? और ये भीमा कौन है? कहीं कोई परेशानी तो नहीं? तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, तू वापस शहर चला जा। और हाँ, उस तहखाने के पास तुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है। जमींदार और उसकी पत्नी थोड़ा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके नौकर ने भी किसी औरत और एक बच्चे को घर में घूमते हुए देखा था। दूसरे ही दिन जमींदार और उसकी पत्नी एक तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। वहीं दूसरी तरफ राकेश घर में अकेला था। तभी राकेश को फिर से वही बच्चा दिखता है जो तहखाने की तरफ भाग रहा था। अब राकेश भी उसके पीछे पीछे जाता है और जैसे ही वह तहखाने के पास पहुंचता है, तभी वहां एक चुड़ैल अपने भूतिया परिवार के साथ राकेश की तरफ आ रही होती है। राकेश जैसे ही उन्हें अपनी तरफ आते हुए देखता है, डर के मारे वही गिरकर मर जाता है। यह तो अपने कमीने बाप से भी बहुत बड़ा डरपोक निकला, जो हमें देखते ही यहाँ से निकल लिया। इधर तांत्रिक अपनी आंखें बंद करता है और जमींदार को उसके घर में रहने वाले बुरी शक्ति के बारे में बताता है। अनर्थ, घोर अनर्थ, तुम्हारे किए की सजा तुम्हारे बेटे को मिल चुकी है। अब मैं चाह कर भी तुम्हारे बेटे को नहीं बचा सकता, क्योंकि उस भूतिया परिवार ने तुम्हारे बेटे को मार डाला है। जैसे ही जमींदार और उसकी पत्नी यह सुनते हैं, वह अपने घर की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन इधर जमींदार का बेटा तो मर चुका था और भूतिया परिवार को मुक्ति मिल चुकी थी, क्योंकि वह भूतिया परिवार जमींदार और उसकी पत्नी को यह दिखाना चाहता था कि अपने बेटे की मौत होने पर कितना दर्द होता है। मेरा बेटा। अब मैं जीना नहीं चाहती। अरे ओ भूतो, मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उससे अच्छा तो तुम मुझे मार डालते। जमींदार और उसकी पत्नी जीते जी मर जाते हैं, क्योंकि उनका सहारा उनसे छीन चुका था। जमींदार और उसकी पत्नी अपने बेटे की मौत के बाद अपना सब कुछ छोड़कर वहां से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने किए की सजा मिल चुकी थी।